दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े इस वक्त के सबसे बड़े सवाल का विश्लेषण करेंगे कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पर आखिर कौन बैठेगा और साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के मन में क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले एक बहुत पेचीदा बयान आ गया है मुलायम सिंह यादव की तरफ से, जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इस साइकिल के बंटवारे की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अखिलेश यादव ही पार्टी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी टूटने का कोई सवाल नहीं है। उम्मीदवारों की जो उनका कैंपेन है उसके लिए नेताजी खुद निकलेंगे, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन दरअसल जब ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त भी दो अलग अलग सूचियां थी। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से लिस्ट जारी कर दिया था। साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर अभी तक लग रहा था कि चुनाव आयोग के मन में क्या चल रहा है, किसे मिलेगा ये चुनाव चिन्ह। समाजवादी पार्टी के दंगल में मुलायम सिंह यादव का दरअसल एक आखिरी दांव है जिसका इंतजार है। इसके जरिए मुलायम सिंह यादव इस दंगल में अखिलेश के जो राजनीतिक कोच हैं रामगोपाल यादव, उनको खेल से बाहर करने और अखिलेश यादव को अपनी 25 साल की राजनीतिक कमाई की ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश में लगे हैं। चुनाव आयोग तक पहुंची इस लड़ाई के बीच भी नेताजी सब कुछ ठीक कर लेने की उम्मीद पर कायम है। अब ये कई दो आदमी आप जानते हैं जिन्होंने हमारे ही लड़कियों को बहका दिया। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि पार्टी का सिंबल वही बांटेंगे, AB पे वही साइन करेंगे और एक व्यक्ति है जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है पार्टी में। अभी यहाँ से निकल उनके बयान में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमारे और मेरे पुत्र के बीच कोई विवाद नहीं। फिर क्या एक साथ चुनाव में और लोग हैं नेताजी, वो भी एक साथ अरे और लोग हैं, पता चल जाएगा। ये तो मेरे बेटे की मेरे की बीच बात है जी। अब जो कहा होगा मैं पूछूंगा। थोड़ी है यार, मैं कह रहा हूँ कि नेताजी को उसको कमेंट नहीं करना है भाई, यार रिपीटिंग इट। रामगोपाल यादव का ये गुस्सा समझ में आता है जब मुलायम सिंह ने बात ही ऐसी की है जिसमें बेटे से बात करके समझा लेने के संकेत हों, तो फिर रामगोपाल यादव के लिए बचेगा क्या? जी कितने बुरे दिनों में इतनी पार्टी आपने हमें सहयोग दिया बनाई। अब ये कई दो आदमी आप जानते हैं जिन्होंने हमारे ही लड़कियों को बहका दिया। और मेरी इसकी बात कल रात को काफी बात हो गई, सवेरे भी हो गई। अब पता नहीं, देखो मैं जा रहा हूँ क्या कहता है। क्या मुलायम सिंह यादव अखिलेश को आखिरी बात यही समझाएंगे कि चुनावी साइकिल तो अखिलेश को मिलेगी नहीं क्योंकि पार्टी उनकी है और बॉस भी अभी वही है, जैसा कि आज उन्होंने चुनाव आयोग को कहा है। अमर सिंह शिवपाल के साथ चुनाव आयोग जाकर आज मुलायम सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव के कैंप द्वारा बुलाया गया अधिवेशन पार्टी के संविधान के खिलाफ था। पार्टी के उस अधिवेशन को रामगोपाल ने बुलाया था जो पार्टी से निकाले जा चुके हैं। पार्टी के अधिवेशन में मुलायम को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया था। दावा किया कि अखिलेश गुट की तरफ से समर्थन में दिए गए समर्थकों के हलफनामे फर्जी हैं और आयोग उनकी जांच करें। मुलायम ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष अभी वो खुद हैं और इसीलिए चुनावी निशान साइकिल पर दावा भी उन्हीं का है। 4 से 3 है तो एक तो उनको उम्मीदवार को देना है, एक इलेक्शन कमीशन को देना है और यहाँ के इलेक्शन कमीशन तो कम से कम 1200 में मई दस्तखत करना है। इसलिए मैं चला जाऊंगा लखनऊ, दस्तखत करना शुरू कर देंगे AOB फॉर्म, और AOB फॉर्म पर जो हम देंगे उसी को टिकट मिलेगा। अब रह गया चिन्ह का। अब चिन्ह है माने विवादित इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन में कौन देता है, चिन्ह कौन मिलेगा, ये अब इलेक्शन कमीशन तय करेगा। मुलायम ने आज मीडिया के सामने आकर 4 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, वो कैंडिडेट के इलेक्शन फॉर्म पर साइन करने लखनऊ जा रहे हैं। दूसरी बात, चुनाव चिन्ह पर फैसला चुनाव आयोग को करना है। तीसरी बात, अखिलेश से उनकी बात हुई है, वो लखनऊ जाकर अखिलेश को समझा लेंगे। चौथी बात, पार्टी में मतभेद एक व्यक्ति की साजिश से हुए जो रामगोपाल की तरफ इशारा था। ये तो मेरे बेटे की मेरे की बीच बात है जी। अब जो कहा होगा मैं पूछूंगा। हमारे पार्टी में जो
थोड़ा बहुत मतभेद है, ज़्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। सर मतभेद हम अपने जाते ही ठीक कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश अब मुलायम सिंह की बात मानेंगे, और वो भी तब जब लड़ाई चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। आज राम गोपाल यादव की अगुवाई में अखिलेश की टीम चुनाव आयोग पहुंची और जल्द से जल्द चुनाव चिन्ह पर फैसला करने की अपील की। इलेक्शन कमीशन हम लोग गए थे ये मांग करने कि जो पिटीशंस दोनों तरफ से हैं उस पर बहुत जल्दी फैसला कर दें, क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है। साइकिल के लिए रेस में अखिलेश का कैंप अपने समर्थन की ताकत और नंबर दिखा रहा है, तो मुलायम कैंप पार्टी की रूल बुक के आसरे है। चुनाव आयोग को फैसला करना है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश कैंप एक कदम आगे की सोच रहा है कि अगर साइकिल निशान नहीं मिला तो वो मोटरसाइकिल पर सवार हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश कैंप का पहला दावा साइकिल के निशान पर ही है, लेकिन अगर साइकिल निशान नहीं मिलेगा तो वो मोटरसाइकिल निशान मांगेंगे। अखिलेश गुट ने ऐसी स्थिति में अपनी नई पार्टी का नाम भी सोच लिया है। अलग निशान वाली नई पार्टी को प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी का नाम दिया जाएगा। अब वाकई क्या अखिलेश यादव राजनीति का ये एक्स्ट्रा स्टेप लेंगे, या फिर ये मुलायम कैंप पर दबाव बनाने की एक और रणनीति है? क्योंकि कुछ समझौता हो जाए इसके आसार सिर्फ इसी बात में दिख रहे हैं कि साइकिल के निशान का क्या होगा। क्योंकि राजनीति में चेहरा अगर ताकतवर है तो चुनावी निशान भी कम ताकतवर नहीं होते, और मुलायम कैंप के पास अगर नंबर नहीं है तो इस निशान की ताकत है। अध्यक्ष चूंकि अखिलेश यादव हैं, तो अब रामगोपाल जी को निकालने का अधिकार उनको हो गया है। शायद नेताजी को लोगों ने बताया नहीं है, नेताजी संरक्षक हमारे हैं, तो मेरे ख्याल जो नेताजी ने निर्णय लिया है ये उन्होंने जानबूझकर नहीं लिया, कुछ लोगों ने दबाव लिया। समाजवादी पार्टी के इस अंतहीन ड्रामे का क्लाइमैक्स क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है कि अखिलेश कैंप के लिए अगर अमर सिंह विलन हैं, तो मुलायम कैंप के लिए राम गोपाल यादव विलन है। एक दूसरे के कैंप की तरफ से दो कथित विलेन के बीच समाजवादी पार्टी का अंतहीन ड्रामा चल रहा है। सवाल यह भी है कि क्या इन दिनों कथित विलेन को हटाकर समाजवादी पार्टी का ड्रामा खत्म किया जा सकता है? दिल्ली से अशोक सिंघल और कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। मुलायम सिंह यादव अपने कैंडिडेट के चुनावी फॉर्म पर साइन करने दिल्ली से लखनऊ आ गए। उनका दावा है कि जिस कैंडिडेट के फॉर्म पर उनके साइन होंगे उसी को साइकिल चुनाव चिन्ह मिलेगा और वही समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन अखिलेश कैंप ने भी साइकिल के निशान पर दावा छोड़ा नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि दो गुटों में फंसी समाजवादी साइकिल का आखिर होगा क्या। चुनाव आयोग को साइकिल चुनाव चिन्ह पर 17 जनवरी से पहले फैसला करना है, क्योंकि 17 जनवरी को विधानसभा चुनाव के पहले राउंड का नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने के साथ ही कैंडिडेट के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दोनों गुट के कैंडिडेट एक समय में एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दोनों गुटों की तरफ से चुनाव आयोग में जाकर चुनाव चिन्ह पर दावा किया गया है। अगर चुनाव आयोग 17 जनवरी तक दोनों गुटों के दावे को वेरीफाई नहीं कर पाता तो चुनाव आयोग साइकिल चुनाव चिन्ह पर अंतरिम आदेश दे सकता है, जिसमें साइकिल चुनाव चिन्ह को फिलहाल के लिए जब्त करने का भी विकल्प हो सकता है। इन हालात में चुनाव आयोग दोनों गुटों से नई पार्टी बनाने और नए चुनाव चिन्ह चुनने को कह सकता है। 2011 में उत्तराखंड में भी ऐसे हालात बने थे जब उत्तराखंड क्रांति दल दो गुटों में बंट गया था और दोनों गुटों ने उत्तराखंड क्रांति दल के चुनाव चिन्ह कुर्सी पर अपना दावा किया था। लेकिन चुनाव आयोग ने उत्तराखंड क्रांति दल के दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चिन्ह अलॉट किए थे। इसमें उत्तराखंड क्रांति दल के एक गुट ने उत्तराखंड क्रांति दल ओ नाम चुना और उस कप और प्लेट चुनाव चिन्ह मिला था, जबकि पार्टी के दूसरे गुट ने जनतांत्रिक उत्तराखंड क्रांति दल नाम चुना था और उसे पतंग चुनाव चिन्ह मिला था। देश की हिफाजत के लिए सरहद पर डटे रहने वाले जवान किन हालात में ड्यूटी निभाते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के एक जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में एक जवान सरहद पर मुश्किल हालात के अनुभव बता रहा है। वीडियो में जवान अपना नाम नहीं बताता, नहीं ये बताता है कि उसकी तैनाती किस पोस्ट या सेक्टर में है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग यह है कि वीडियो के जरिए इस जवान ने सेना के आला अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं बीएसएफ 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को
इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर से होते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें। हमारी हालात वही दरबत्तर हैं। मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा, जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करवाएं। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, पूरा शेयर करें, ताकि हर मीडिया आके यहाँ जांच करे, देखे कि किन हालातों में जवान है। आज तक इस वीडियो को सत्यापित नहीं करता है, लेकिन वीडियो में जवान जो आरोप लगा रहा है वो बहुत गंभीर है। अगर आरोप सही है तो आखिर वो कौन लोग हैं जो देश के जवानों के हिस्से का राशन हड़प कर रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो देश के जवानों के हिस्से का हक मार रहे हैं? वीडियो वायरल होने के बाद बीएसएफ सूत्रों से आज तक कुछ जानकारी मिली है कि वीडियो में दिख रहा बीएसएफ का जवान जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात है और इस समय उसका ऑपरेशनल कमांड आर्मी के पास है। बीएसएफ के मुताबिक जवान का सर्विस रिकॉर्ड खराब है। इस जवान ने वीआरएस लेने का एप्लीकेशन दिया हुआ है और इस जवान पर 4 बार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है। बीएसएफ जवान का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद बीएसएफ ने आधिकारिक ट्वीट करते हुए सफाई दी है कि बीएसएफ अपने जवानों के वेलफेयर के लिए अति संवेदनशील रहती है। अगर किसी को व्यक्तिगत तौर से गलतफहमी हुई हो तो उसकी जांच करवाई जाती है। एक वरिष्ठ अधिकारी उस जवान से मिलने पहुंच चुका है। इसी मुद्दे पर और बातचीत के लिए पूर्व एडीजी पीके मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिश्रा जी, जो आरोप लगा रहा है जवान खाने पीने को लेकर, खासकर बाकी चीजों को लेकर उतनी तैनाती तो चाहे बीएसएफ के जवान हो चाहे सेना के जवान हो, सबकी तैनाती रहती है और कठिन परिस्थितियों में इसीलिए पूरा देश उन्हें सलाम भी करता है, लेकिन क्या आधे पेट रहकर जवान मजबूर हो रहे हैं वाकई अपनी तैनाती के लिए? मैं इसके बारे में बड़े उच्च तरीके से मैंने खबर भी दिया है। ये कांस्टेबल रोहित कुमार यादव 29 बटालियन जो कि मंडी मंदिर एरिया में जम्मू पाकिस्तान बॉर्डर में तैनात है, ये इसका जो है 2010 में कोर्ट मार्शल हुआ था और इसको 89 डेज जेल में रखा गया था और ये एक कंपनी कमांडर को हिट किया था, बल प्रयोग किया था और हिट किया था। ये एक्चुअली इसका ये डिसिप्लिनरी केस उसका था और ये वहां से वो बटालियन मंडी मंदिर में आया है और ये अभी तक अपना बॉर्डर में कार्यरत नहीं है। ये अभी जहां का फोटोग्राफ वीडियो भेजा है वो खेत एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है मंडी मंदिर में, वहां का फोटोग्राफ है, ना कि इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी का बॉर्डर है। जो खाने का सामान उसने दिखाया था, मैं उसके बारे में पूरा तहकीकात किया है। वहां पर आर्मी रेशन चलता है, आर्मी से रेशन बीएसएफ को मिलता है और हमें पता है कि आर्मी का रेशन बहुत अच्छा है, बहुत मात्रा में मिलता है। ये जो चीज है मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये एक इनडिसिप्लिन सोल्जर है जो कि 15 दिन हुआ
आडाम बेस खेत में कार्यरत है और बटालियन हेडक्वार्टर में वो काम कर रहा था और एफडीएल को उसको भेजा नहीं गया है और वहां का फोटोग्राफ उसने किया है। ये जानबूझ करके नेगेटिव एस्पेक्ट फोर्स का बताना चाहता है और इसको बीएसएफ ने इंक्वायरी करने के लिए, ताकि बटालियन में उसके खिलाफ में कोई कार्य न हो, उसको सेक्टर हेडक्वार्टर में अटैच किया गया है और इसका जरूर वो इंक्वायरी किया जा रहा है किस तरीके का खाद्य पदार्थ दिया था, वहां पर भोजन सामग्री था या नहीं, कैसा बनाया गया था, वहां पर कुक मौजूद है या नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस अगर है उसके ऊपर इंक्वायरी हो रहा है। नहीं, ये अच्छा कदम है। अगर सैनिक के साथ साथ उन चीजों पर भी आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो ये अच्छा कदम है। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये वीडियो जो है, हमने भी आपको बताया कि दरअसल इस सैनिक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और हमें एडीजी साहब भी बता रहे हैं, पूर्व एडीजी साहब, कि दरअसल कोर्ट मार्शल 2010 में हो चुका है और उसके बाद से अभी तक जिस तरह का रवैया रहा है वो कम से कम एक सैनिक को शोभा नहीं देता है। लेकिन साथ में जरूर ये भी कदम कि ये पूरी इंक्वायरी की जाएगी, ये पूरी चेकिंग की जाएगी कि दरअसल जो खाना दिया जाता है कहीं उसमें वाकई कोई कमी तो नहीं है। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल जितने भी सैनिक होते हैं, चाहे वो सेना के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, कोई भी अगर अपनी सोशल मीडिया पर भी अपना कोई प्रोफाइल रखता है तो वो अपनी वर्दी के साथ, अपनी पहचान के साथ नहीं रख सकता है। ये अनुशासन का एक हिस्सा होता है। लेकिन बीएसएफ के इस जवान का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें शुरुआत में उसने अपनी पहचान दी है। बीएसएफ के पूर्व डीजी प्रकाश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रकाश सिंह जी, जो सैनिक ने अपना वीडियो डाला है इंटरनेट पर, जो वायरल हो गया है पूरी तरीके से, उसके बारे में हमें बताया गया है कि डिसिप्लिन इश्यूज हैं, कोर्ट मार्शल हो चुका है और अभी भी जो कुछ चल रहा है वो कम से कम ये बताता है कि शायद इस मामले को उस तरीके से नहीं लिया जा सकता है। जितनी चीजें वो कह रहा है वो एक तरफ है और दूसरी तरफ उसके ऊपर अनुशासन है। लेकिन क्या वाकई बीएसएफ के जवानों की ऐसी शिकायतें आपके पास एक डीजी रहते हुए आती थीं? क्या आज उसकी बातों में आपको थोड़ा सा भी सच लगता है कि खाने पीने को लेकर एक सैनिक को कहीं कोई कटौती तो नहीं करनी पड़ती है? देखिए, सामान्यतः बीएसएफ में जवानों के वेलफेयर का, उनके सुख सुविधा का, उनके खाने पीने का बहुत ध्यान दिया जाता है और मैं तो ये कहूँगा कि बीएसएफ में खाने का स्तर आमतौर पर अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस से अच्छा ही रहता है। पर मुझे रिटायर भी काफी समय हो गया है और इतने अंतराल में क्या परिवर्तन हुए मैं कह नहीं सकता। पर इसमें दो पहलू आते हैं। देखिए, पहली बात तो अब चूंकि वायरल हो ही गया है और इसकी एक चर्चा का विषय हो गया है, तो इसमें जांच तो करनी पड़ेगी। जांच करनी पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर मेस में जहाँ से इसको खाना आता था वहाँ खाने की क्या क्वालिटी है और खाने में क्या घटिया खाना परोसा जा रहा है जवानों को, ये तो देखना पड़ेगा। और अगर कोई आदमी इसमें कोताही कर रहा है तो उसको दंडात्मक, उसके खिलाफ उसको दंडात्मक कार्रवाई होनी पड़ेगी। तो दूसरा पहलू उसका यह है कि इस आदमी ने अगर खाने में इसको कोई शिकायत थी तो क्या ये शिकायत उसने अपने बटालियन कमांडेंट के बारे की जानकारी में ये बात ले आया या डीआईजी के बारे में, डीआईजी को नोटिस में ये बात लाया, आईजी के सीधे सीधे पब्लिक में चला गया और इस तरह सोशल मीडिया का माध्यम लेके वो इस तरह से ये एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। अगर उसने थ्रू प्रॉपर चैनल अपने शिकायत को दूर करने का प्रयास नहीं किया तो इस व्यक्ति के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई होनी पड़ेगी। उसको भी एक अनुशासन तोड़ने के लिए उसको भी सजा देनी पड़ेगी। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसने कोशिश की होगी लेकिन शायद वरिष्ठ अधिकारियों ने सुना नहीं? अब ये बात तो देखना पड़ेगा ना कि कोशिश किया कि नहीं उसने। बताओ, 2 लाख के फोर्स में अगर इस तरह लोग वीडियो पे अपनी ग्रीवांसेस लोड करने लगे तो फिर तो सारी अनुशासन की जो कड़ियां हैं, सही है, क्योंकि सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। जी, वाकई, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में लोगों को है। अगर पड़ोसी देश ऐसा देखता है तो ये देश के नाम पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम एक बार फिर सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि इस जवान ने क्या कहा है। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं बीएसएफ 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह
6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर से होते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें। हमारी हालात वही दरबत्तर हैं। मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा, जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। अगर आप सेल्फी लेने के दीवाने हैं तो अब हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए और दिमाग में सेव कर लीजिए, क्योंकि सेल्फी का शौक आपकी सेहत को बड़ा शौक लगा सकता है। और अब यह साबित हो चुका है कि सेल्फी की सनक आपको बहुत बीमार बना सकती है। अब तो सेल्फी से होने वाली 2 नई बीमारियों का नामकरण भी हो गया है। अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक अगर आप रोजाना 3 से ज्यादा सेल्फी लेते हैं तो आप सेल्फाइटिस बीमारी के शिकार बन चुके हैं। इस बीमारी से पीड़ित लोग पागलपन की हद तक सेल्फी लेने लगते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। सेल्फाइटिस बीमारी की वजह से आत्मविश्वास कम होने लगता है। पीड़ित व्यक्ति खुदकुशी करने की सोचने लगता है, जिसकी वजह से इस बीमारी को सेल्फी साइड भी कहा जाता है। सेल्फी से जुड़ी दूसरी बीमारी का नाम है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। ये बीमारी भी जरूरत से ज्यादा सेल्फी लेने की चाहत से पैदा होती है। इस बीमारी से लोगों को एहसास होने लगता है कि वो अच्छे नहीं दिखते, जिसकी वजह से वो कुंठा का शिकार हो जाते हैं और अगर कोई उन्हें सेल्फी लेने से रोकता है तो वो आक्रामक हो जाते हैं। सेल्फी के दीवाने भारत में भी अब सेल्फी वाली बीमारियों ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में 5 ऐसे मामलों की पहचान हुई है जिनमें पीड़ित को सेल्फी वाली बीमारी ने बुरी तरह जकड़ लिया। दुनिया भर में सेल्फी का फैशन है, लेकिन सेल्फी का शौक अपनी जगह है और उसका पागलपन बेहद बुरा होता है। अमेरिकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक दुनिया में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाली 60% महिलाएं सेल्फी साइट से पीड़ित हैं, जिनका उन्हें एहसास ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जब भी वो बाहर जाते हैं और अपनी तस्वीरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और आसपास की चीजों को वो मिस कर देते हैं। यंगस्टर में ये ज़्यादा है कि क्योंकि सब उसकी फ्रेंड लगा रही है तो मुझे भी लगाना है। मेरे दोस्तों ने इतनी अच्छी सेल्फीज लगाई हर ओकेजन पे, इवन शादी में हम अपने दोस्त की शादी में गए हैं, वहाँ पे हम नहीं ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी सेल्फी ले रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो मेन रीज़न है वो ये है कि इससे लाइक्स बढ़ते हैं, मतलब लाइक्स आते तो अच्छा लगता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है। इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है कि लोग फ़ोन खरीदते वक्त ये नहीं देखते कि उसमें क्या क्या फंक्शंस है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। ये है कि हम सेल्फ ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं कि मोमेंट एंजॉय ना नहीं करते एंड रादर देन हम उसको क्या नाम है सेल्फीज कैप्चर करने में ज़्यादा रहते हैं। सेल्फीज मतलब लेने से मतलब मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट खुशी मिलती है एंड दूसरे लोगों को क्या होता है, उनको क्या लगता है कि सेल्फी हमें बीमारी, आई डोंट केयर, बट आई एंजॉय टेकिंग सेल्फीज एंड आई फील हैप्पी। देश के सबसे बड़े अस्पताल में सेल्फी साइट का एक ऐसा ही केस आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 18 साल की छात्रा ने एम्स ENT विभाग में संपर्क किया। छात्रा अपनी नाक की सर्जरी करवाना चाहती थी। डॉक्टर्स ने उसका मेडिकल टेस्ट लेने के बाद मनोचिकित्सक के पास भेजा। मनोचिकित्सक ने देखा तो लड़की को सर्जरी की नहीं बल्कि मनोरोग के इलाज की जरूरत थी। पता चला कि लड़की को सुबह से शाम तक सेल्फी खींचने का शौक था। वो बेहतर सेल्फी के जुनून में नाक की सर्जरी करवाना चाहती थी, क्योंकि वो हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती थी। लेकिन खाने पीने और सोने से ज्यादा वो सेल्फी पर ध्यान देने लगी। इस चक्कर में लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो गई। काउंसलिंग के बाद लड़की इस बात पर राजी हुई कि उसे नाक की सर्जरी की जरूरत नहीं है।
कुछ केसेस आते हैं जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से जुड़े होते हैं। जैसे जो लोग सेल्फी खींचते हैं उनको कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि उनके बॉडी में, उनके चेहरे में रियल या फिर कोई इमेजिन फ्लॉ है, कि मतलब कुछ ठीक नहीं है, नाक टेढ़ी है, चेहरे पर कुछ निशान है या कुछ भी है। तो ऐसे केसेस में वो लोग क्या करते हैं कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जाते हैं। जैसे किसी की नाक ठीक नहीं है तो वो ENT में गए और उन्होंने वहां पर दिखाया कि इसमें कुछ फ्लॉ है। जब उन्होंने पूरा चेक किया उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं था, देन दे रियलाइज्ड कि ये साइकोलॉजिकल है, तो उसके बाद फिर उन्होंने हमारे पास भेजा। तो इस तरह से केसेस आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं और रेफर्ड भी आते हैं। एम्स के मुताबिक सेल्फिसाइड से पीड़ित लड़की का ये पहला केस नहीं है। एम्स में ही कम से कम 2 और मरीज इलाज करवाने पहुंच चुके हैं जो सेल्फिसाइड से पीड़ित हैं। उनका इलाज OPD में चल रहा है। सरगंगाराम अस्पताल में भी ऐसे 3 मरीजों का पता चला है। सेल्फिसाइड का मतलब ही ये है कि जो सेल्फी को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं लोग। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी सेल्फीज बार बार खींचते रहते हैं। बॉर्डरलाइन जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि आप दिन में 3 सेल्फीज खींचते हैं और लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते हैं। दूसरा होता है इसमें एक्यूट केसेस में क्या होता है कि आप दिन में जैसे 3 सेल्फीज आपने खींची और आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी। और तीसरी कैटेगरी इसमें होती है जिसमें हम कहते हैं क्रॉनिक में क्या होता है कि आप अपनी अर्ज कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बार बार सेल्फीज अपनी खींचते हैं, कम से कम दिन में 6 बार, और आप हर फोटो को पोस्ट भी करते हैं सोशल मीडिया पर। तो ये टर्म है जो कॉइन की गई है इस एडिक्शन के लिए। सेल्फी लेते लोगों की तस्वीरें अच्छी लगती हैं, लेकिन जिस तरह हर चीज की एक हद होती है उसी तरह सेल्फी का शौक भी हद में होना चाहिए, क्योंकि सेल्फी से आपके दिमाग में अगर कोई गंभीर केमिकल लोचा हो गया तो आप अपनी सेहत के साथ सेल्फ बोल कर बैठेंगे। दिल्ली में प्रियंका शर्मा और रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। सेल्फी को एक नया नाम मिल गया है, किल्फी, जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि सेल्फी की वजह से दुनिया भर में होने वाली आधी से ज्यादा मौतें भारत में होती हैं। साल 2014-15 के दौरान पूरी दुनिया में 127 मौतें सेल्फी के चक्कर में हुई, इनमें से 76 मौतें सिर्फ भारत में हुई। यानी भारत में सेल्फी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।